students, in this video we are going to discuss about application of equation of motion. आपने इस इक्वेशन ऑफ मोशंस के डेरिवेशंस को वेक्टर्स के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर अभी तक आपने वेक्टर्स के चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाके स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटली इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, आपने इनको जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका एप्लीकेशन और इनका यूज ही आपको मास्टरी देगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, आप इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को जानते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कोई ये आपके लिए नई नहीं है। दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरी बच्चों जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पर इन सिंबल्स का मायने हमें समझना है। तो इसमें बच्चों जो v है ये हमेशा फाइनल वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। और जैसा कि तुम जानते हो बच्चों, और मैंने तुम लोगों से वेक्टर के डिस्कशन में बताया भी था कि जब कभी भी मैं वेलोसिटी वर्ड का यूज करता हूं तो वेलोसिटी मतलब होता है, इसमें आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ इसके डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों, जब कभी भी आप इस इक्वेशन में v का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि v सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं सब्स्टिट्यूट होगा इस इक्वेशन में। तो जब भी आप यहाँ पे v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन का भी इस्तेमाल में लाना होगा बच्चों। दूसरी चीज जो है इसमें वो है टर्म u, और u जो होता है बच्चों वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल है। और फिर से उसी बात का ध्यान रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी, और चूंकि ये वेलोसिटी वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन का इस्तेमाल होगा। ए बच्चों, ए जो है यहाँ पर ये सिंबल ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, और बच्चों यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिंग एक्सेलरेशन के साथ हम लोग को फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस्तेमाल में लाना होगा, और लेटर आफ्टरवर्ड्स हम लोग उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो आपको जानना ए, यहाँ पर ए जो है बच्चों वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसको हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर भी आपको इसके मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ इसके साथ सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो सेंस ऑफ डायरेक्शन भी इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो बच्चों, ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो विदाउट सेंस ऑफ डायरेक्शन को यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें चौथा टर्म जो आपके इस्तेमाल में आता है वो होता है एस, ये था एक्सेलरेशन बच्चों, ठीक है। अब ये जो सिंबल एस है बच्चों, ये एस किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो एस जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एस डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस ट्रैवल है। इट इज डिस्प्लेसमेंट and not distance traveled by the particle। ठीक बात है। तो बच्चों यहां पे ध्यान क्या देना, एस डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब कभी आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड को यूज करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड और इसका भी सेंस ऑफ डायरेक्शन का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये चारों के चारों टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये चारों ही टर्म्स आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटीज होने की वजह से इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनका सेंस ऑफ डायरेक्शन का भी प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में उठा, भैया सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? मैं अभी थोड़ी देर के बाद उस पार्ट पे आता हूँ। अब यहाँ पर एक और टर्म आपको दिख रहा है वो है टाइम। बच्चों, जो टाइम है ये टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम इंटरवल। तो पहली बात तो ये समझना है कि टी इज नॉट टाइम जैसे 1042 या 1053 या 927, नहीं उस तरह का नहीं। टाइम इंटरवल जो बेसिकली आप स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हो, टाइम समय का अंतराल, किसी दो इवेंट में होने में कितना स्पैन ऑफ टाइम बीता, टाइम इंटरवल या टाइम स्पैन, ठीक है।
और बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे और इसमें किसी भी तरह का सेंस ऑफ डायरेक्शन इस्तेमाल में नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड एंड नॉट सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी थी चारों, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी था और साथ ही साथ सेंस ऑफ डायरेक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा था। अब बच्चों ज्यादातर मोशन हम या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे या फिर वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैथमेटिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज आल्सो रेफर्ड एज एक्स एक्सिस, या फिर हम वर्टिकल मोशन देखेंगे बच्चों, तो वर्टिकल एक्सिस इज ऑफन रेफर्ड एज वाई एक्सिस। तो जितना भी मोशन आप पढ़ेंगे या तो वो मोशन अप डाउन कुछ इस तरह से हो रहा होगा, या वो मोशन हो रहा होगा लेफ्ट राइट। कार है तो कार है तो वो लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही, कुछ इस टाइप का मोशन कर रही होगी। बॉल को ऊपर उछाला नीचे फेंका, तो ये अप और डाउन के फॉर्म में मोशन हो रहा होगा। तो ज्यादातर मोशन जो आपके पास पढ़ने के लिए मिलेंगे वो लेफ्ट राइट यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहे होंगे, अप डाउन यानी कि वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वर्टिकल मोशन हो रहा होगा या फिर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा होगा बच्चों। अब हम क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन यूज करते हैं, या उस बात को समझ लीजिए। सेंस ऑफ डायरेक्शन जो हम लोग के इस्तेमाल में आएगा उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो जो सेंस ऑफ डायरेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिराइव्ड है, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन से डिराइव्ड है बच्चों। अब ये कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन कहता है कोई भी चीज जो ऊपर की तरफ जाती है वो पॉजिटिव लेनी है, कोई चीज जो नीचे की तरफ आती है बच्चों उसको आपको नेगेटिव साइन से लेना है, कोई चीज जो राइट की तरफ जा रही उसको पॉजिटिव साइन से लेना, कोई चीज जो लेफ्ट की तरफ जा रही है बच्चों उसको नेगेटिव साइन से लेना। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन है। तो जब कभी भी मैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को यूज कर रहा हूँ तो उसके साथ जब मुझे साइन को एसोसिएट करना होगा तो मैं साइन कैसे एसोसिएट करूंगा, ऊपर अप, अप माने पॉजिटिव, अप में पी है ना याद रखने के लिए, 8 टू मेमोरी, अप पी, पी माने पॉजिटिव, डाउन एन, एन माने नेगेटिव, एनीथिंग दैट गोज टुवर्ड्स द राइट, राइट माने पॉजिटिव, एनीथिंग दैट गोज टुवर्ड्स द लेफ्ट दैट इज लेफ्ट माने नेगेटिव। तो बेसिकली आप इस सेंस ऑफ डायरेक्शन को इस्तेमाल में लाएंगे। अब बच्चों एक टर्म और जिसको आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ के चलना है वो है टर्म डिस्प्लेसमेंट का। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप इस बात को थोड़ा प्रॉपरली समझ लें तो आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से यूज में आ जाएंगी, या ज्यादा बेटर तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो लेट मी जस्ट टेक you to another slide where I'm going to discuss with you all about the displacement word. तो displacement क्या होता है बच्चों, वो change in position के बारे में हम लोग बात करते हैं। Displacement is all about change in position। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट 1 है और कोई पार्टिकल P इस पॉइंट 1 पे at t is equals to 0 seconds पे सिचुएटेड था। At t is equals to 0 second, the particle was situated at point 1, and after certain interval of time, कुछ समय बीत गया तो पार्टिकल पॉइंट 1 से सरक के किसी दूसरे नए पॉइंट पे आ गया और लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज 2 एंड लेट्स से दिस आफ्टर t seconds। तो हाउ मच टाइम स्पैन और टाइम इंटरवल हैज पास, तो 0 था इनिशियली, फाइनली t सेकंड, so टाइम स्पैन इज t seconds। और जब पार्टिकल पॉइंट P1 से चला और पॉइंट 2 पे पहुंचा तो उसने कोई इस पाथ को फॉलो किया। ठीक है, ये जो पाथ ट्रैवल्ड है दिस इज द पाथ ट्रैवल्ड, इसी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में बच्चों ट्रैजेक्टरी कहेंगे। ट्रैजेक्टरी, तो ये आपका एक्चुअल पाथ टेकन बाय द पार्टिकल है, लेकिन ये एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों,
भाई पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, पार्टिकल इनिशियली पॉइंट 1 पे था, फाइनली पॉइंट पार्टिकल कहाँ पे है, वो किसी पॉइंट 2 पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। ठीक बात है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो वर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो जो आप एस लिखते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन में, बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये चेंज इन पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये चेंज इन पोजीशन आपका पॉइंट 1 से ये पॉइंट 2 दिख रहा है, ये एक्चुअल चेंज इन पोजीशन है। तो दिस change in position is going to represent the displacement suffered by the particle, और मैं इसको S से डिनोट कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट S, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट S है। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए P जो पार्टिकल है, जो पोजीशन 1 है पार्टिकल की, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स हाउस, इट्स होम, ठीक है, ये उसका घर है, ये आपका घर है, मान लेता हूं ये होगा। और पॉइंट 2 जो है वो आपका स्कूल है, ठीक है, दिस इज योर स्कूल। अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आप मंडे को इस पाथ से जाते हो, ये वाला रास्ता आप चूज कर लेते हो। लेकिन जब आप ट्यूसडे को, किसी दूसरे दिन, जब आप स्कूल घर से चले स्कूल के लिए, तो उस दिन आपने क्या किया, उस दिन आपने अपना पाथ चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग पाथ, this path, let me call this path as path 1, what you did, you took another path. So let's say कि on a particular another day, let's say on Tuesday, what you did, you took another path. अब ये जो आपने पाथ लिया, आज हुए आपने ये वाला पाथ ले लिया, ये let's say Tuesday को आपने ये वाला पाथ ले लिया। स्कूल से आप अपने घर से चल रहे हैं स्कूल के लिए, तो आज आपने ये वाला पाथ ले लिया। डिस्प्लेसमेंट लेकिन आज भी 1 और 2 वही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मायने क्या होता है बच्चों, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन। तो अगर आप देखिए, मंडे को मैंने कोई ये पाथ लिया, ठीक है, ट्यूसडे को कोई मैं और दूसरा पाथ ले रहा हूं, हो सकता है थर्सडे को मैं कोई और पाथ ले लूं, ठीक बात है ना बच्चों। थर्सडे को क्या करूं, मैं कोई तीसरा पाथ ले लूं, तो थर्सडे को मैं कोई थर्ड पाथ ले लेता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए मैं थर्सडे को एक और पाथ ले लेता हूं, थर्सडे को मैं ये पाथ ले लेता हूं, मान लीजिए ऐसा कुछ, ये हमारा पाथ 3 हो गया। तो जो पाथ है, यानी जो ट्रैजेक्टरी है, वो पार्ट कंडीशन टू कंडीशन बदल रही, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट तो हर बार, जो चेंज इन पोजीशन है वो हर बार सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट इज मच मोर बेसिक इन नेचर, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट इन आवर एक्सप्रेशन। तो ये बात को ध्यान रखना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, चेंज इन पोजीशन होता है, और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। ये पाथ टेकन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तुम हर दिन अलग अलग पाथ ले सकते हो। मोशन ऑफ द पार्टिकल में पाथ बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसे ये मोशन देखो ना, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स पाथ है, ये कर्विलिनियर पाथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एनालाइज करूं, तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल है, कि स्ट्रेट लाइन के अलावा। इसलिए बच्चों S को उस इक्वेशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन सारी चीजों को अपनी नोटवर्क में, अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करके चल रहे हैं। चलिए, तो अब तक जो हम लोगों ने बात करी, जो चर्चा करी, उससे आपको कुछ बातें क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज जो आपने समझा था वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में सिंबल्स की मीनिंग क्या थे बच्चों। दूसरी चीज इस बात को समझा था कि S जो है वो डिस्टेंस ना होके क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
तो एक्सपेक्ट करता हूँ वो बात आपको क्लियर हो गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है? डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन थी और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ टेकन बाय द पार्टिकल था। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा फंडामेंटल का है नेचर का, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जब कभी भी हम इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v, u, a और s ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं बच्चों। and must be used, substituted in these equations with proper sense of direction, with proper sense of direction। तो बच्चों इस बात का ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप v, u, a और s को यूज कर रहे हैं तो इनका सेंस ऑफ डायरेक्शन भी प्रॉपरली इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होगा। तो सारी बातों को मैं एक एक करके लिखता चल रहा हूं। तो v, u, a and s are vector quantities, so they must be used in a proper sense of direction. They must be substituted with the proper sense of direction। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऊपर अप, अप माने पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन लेंगे, नीचे डाउन, डाउन माने नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन लेंगे, राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव। बच्चों इस तरह के सेंस ऑफ डायरेक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम इन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज टेक केयर अबाउट these coordinate sign conventions. So whenever we are going to use them, these equation of motion, we are going to use the coordinate sign convention. That's the first thing. Now there's another way of substituting these equations too. Another way is that we consider the sense of we consider the direction of displacement as the reference direction or positive direction, और फिर इसके बाद जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम साइन देते हैं। मान लीजिए ये एक रोड है और इस रोड पे ये कार चल रही है, ये हम हैं और ये हमारी कार है, ठीक है, पार्टी नहीं हो रही है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है फिजिक्स का। तो अब एट t इज इक्वल्स टू 0 the position of the car is 0.1. Now this car moves towards the right, and after let's say t is equals to t seconds, the car reaches to another position, let's say position number 2. So what is the direction of the displacement? So change in the position is like this. So this happens to be the डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एंड दिस बिकम्स माय रेफरेंस डायरेक्शन। बच्चों तो इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, वो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के साथ यहां पर अलाइन हो गया, वो बात अलग है। अभी हम लोग और एग्जांपल ले लेंगे जहां पे कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। अभी सिंपल केस को समझते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन हो गया आपका। अब जो भी क्वांटिटीज इसके ऑपोजिट ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने इस कार में एक ब्रेक लगाया जिसकी वजह से एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ पीछे की तरफ, तो ये रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऑपोजिट हुआ है, तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन विद अ नेगेटिव साइन व्हाइल डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसीडर्ड विद अ पॉजिटिव साइन। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन का आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो जो उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको आप पॉजिटिव मान लीजिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव साइन के साथ ट्रीट करिए। तो ये भी मेथडोलॉजी है जिससे आप डायरेक्शन को या जिससे आप साइन कन्वेंशंस को डेवलप करते हैं, लिखते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा, ताकि क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाए। फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बच्चों तो वी विल हैव नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टू डिस्कस विद इट। तो ये एक रैंप है, तो मैं यहाँ पे एक रैंप बना रहा हूँ। लेट मी ड्रॉ द रैंप फर्स्ट। सो दिस इज द रैंप।
and on this ramp a particle is placed and this particle falls downward. So this becomes my ramp. और ये पार्टिकल अब यहां से स्लाइड डाउन करता है और स्लाइड डाउन करके ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक बात है बच्चों? अब जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है स्लाइड डाउन करके, कुछ इस तरीके से, अब ना तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हुआ, ना तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हुआ, अभी तो किसी स्लैंट के ऊपर मोशन हो रहा है ना। तो पार्टिकल इवेंचुअली हैज, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन एट t is equals to 0. This is the final position after t is equals to t seconds. This was position number 1. This is the position number 2. The particle gets displaced. This is the displacement s. अब बच्चों ये डायरेक्शन s की, इसको मैं क्या मान लूंगा? पॉजिटिव मान लूंगा। ये मेरा रेफरेंस डायरेक्शन हुआ। तो रेफरेंस डायरेक्शन को पॉजिटिव, अब इस रेफरेंस डायरेक्शन के ऑपोजिट जो कुछ भी जाएगा, ये ऑपोजिट टू द रेफरेंस डायरेक्शन है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे? नेगेटिव साइन के साथ। तो ये ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद अ नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से भी आपके सामने कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये कोऑर्डिनेट साइन, सॉरी ये साइन कन्वेंशन भी इस्तेमाल होगा। तो अब आपने दो तरह के साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए सीखे, एक वो जो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन है और एक वो जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड साइन कन्वेंशन है। तो इन दोनों ही साइन कन्वेंशंस के न्यूमेरिकल्स आपको अपने बुक्स में मिलेंगे करने के लिए, और साथ ही साथ डिफरेंट अदर्स जगहों पर भी आपको या मेरे असाइनमेंट शीट्स में आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज टेक केयर अबाउट बोथ द साइन कन्वेंशन व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर सॉल्विंग। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? एस डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वर्ड अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, चेंज इन पोजीशन होता है। ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट है, ना कि वो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैं इन बातों को फिर से एक एक करके हाईलाइट करूंगा। अब तीसरा, अगर वी यू और ए यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, अगर ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप v यानी वेलोसिटी का, a यानी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग हो, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग उनको रिजॉल्व करके आप उनके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करें। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आगे मैं इसके ऊपर बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। जैसे अभी मैंने रैंप की बात करी थी बच्चों, तो एक रैंप का जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें जब इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल में लाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वर्टिकली एक्ट करती है, नॉट अलोंग द रैंप। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिजॉल्व करूंगा और उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग में इस्तेमाल में लाऊंगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, तो मैं वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन दोनों को रिजॉल्व करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए इस चीज को मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे और इलस्ट्रेट कर देता हूं। So students, you can see there is a ball or a particle at t is equals to 0. The particle is situated at position 1 and this is a frictionless surface. The particle slides down and eventually after certain seconds of time has elapsed, let's say after t seconds, the particle
reaches to a new position, let's call it as 2, this was the position 1. इनिशियली पार्टिकल यहां पर था बच्चों, फाइनली पार्टिकल नीचे आया, ये एक्चुअली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है s. अब मान लीजिए मुझे इस डिस्प्लेसमेंट या मुझे एक टाइम को फाइंड करना है कि कितना टाइम लगा पार्टिकल को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आने में, डिस्प्लेसमेंट ऐसे अगर गिवन है, तो मैं कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जैसा इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल में आएगी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो बच्चों सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि भाई अब यहां पर मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को मैं रेफरेंस डायरेक्शन बना दूंगा. तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों, ये मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है. क्लियर हो गई बात? तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव करूंगा. और हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो अभी तक आप पढ़ते चले आए. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास? v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, और तीसरी थी v square is equals to u square plus 2as. अब चूंकि मुझे टाइम निकालना है तो ये इक्वेशन में टाइम आ रहा है और इस इक्वेशन में टाइम आ रहा है, इस इक्वेशन में तो टाइम आ ही नहीं रहा, तो ये इक्वेशन तो मेरे किसी काम की नहीं. अब अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूं तो पोजीशन 2 पे यानी फाइनल वेलोसिटी मुझे पता होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता है, तो ये इक्वेशन भी मेरे किसी काम की नहीं. तो बच्चों मेरे काम लायक जो इक्वेशन बची वो बची इक्वेशन नंबर 2 यानी s is equals to ut plus half at square. मान लीजिए जो ये डिस्प्लेसमेंट सफर्ड है वो लेंथ ऑफ द रैंप है l. तो डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द बॉडी इज l plus l. Why? Because I have considered the direction of displacement as the positive direction, so I am just writing down as a plus l. Is equals to, let's say कि the particle at t is equals to 0 is dropped. When the particle is dropped, it is always dropped from rest. तो बच्चों इस पॉइंट 1 पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 हो गई, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. Why? Because the particle was dropped, was left over there, it was not thrown. So उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस हाफ. अब एक्सेलरेशन की बात की जा रही, तो बच्चों यहां पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है जी. अब चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, तो मुझे इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तीसरा पॉइंट इसी बात को कहता है कि व्हेन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन यू नीड टू रिजॉल्व आइदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और बोथ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो बच्चों अब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं इस ट्रायंगल को जरा कंप्लीट कर दूं. ये ट्रायंगल एक लाइन हो गई, ये एंगल अगर अल्फा है तो हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन की जरूरत होगी. ये एंगल अल्फा, ये 90 डिग्री, तो ये बच्चों एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. क्लियर है बात? अब मैं जी को रिजॉल्व करूंगा तो जी के 2 कंपोनेंट निकलेंगे. एक जी जिसके ऊपर रेस्ट कर रहा है उसके अलोंग कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट. वेक्टर्स में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आप इसके बारे में पढ़ेंगे. अभी बस इस बात को ध्यान रखते हैं कि अगर मुझे किसी वेक्टर क्वांटिटी, मान लीजिए ये वेक्टर क्वांटिटी v है और v को मुझे रिजॉल्व करना है किन्हीं 2 डायरेक्शन के अलोंग, ये मान लीजिए एंगल थीटा मैं मान लेता हूं, और v को मुझे रिजॉल्व करना है किसी 2 डायरेक्शन के अलोंग, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, तो जिससे एंगल बना उसके अलोंग हमेशा कॉस कंपोनेंट जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों v cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या चला जाएगा? उसके परपेंडिकुलर चला जाएगा साइन कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा v sin थीटा. तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं. तो यहां पर आप देख रहे हो कि इस g को मुझे रिजॉल्व करना है, ये g है, और किसके अलोंग रिजॉल्व करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो जी के 2 कंपोनेंट निकलेंगे. एक इस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में निकलेगा जिससे एंगल बना उसके अलोंग हमेशा कॉस, तो ये हो जाएगा जी कॉस, और एंगल यहां पे इसने क्या बनाया? 90 माइनस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा? वो हो जाएगा जी साइन 90 माइनस अल्फा. लेकिन हमारे यहां इक्वेशन में कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल में आएगा? जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है. तो बच्चों कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है? देखो जरा, वो है g
cos 90 माइनस अल्फा। ठीक बात है, क्लियर है इतनी बात? तो यहां पे हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, g cos 90 माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अगर तुमने मैथमेटिक्स क्लास 10th में अच्छे से पढ़ी है तो तुम्हें cos 90 माइनस अल्फा की वैल्यू मालूम होगी। वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी sin अल्फा into t square. Therefore, t square is equals to 2l upon g sin alpha, or t is equals to under the root of 2l upon g sin alpha. तो बच्चों इस तरीके से आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के वेरिएशंस भी बनाए जा सकते हैं, वो आप धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो वो आपके सामने आते जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपने दो बातों को सीखा। एक तो आपने सीखा साइन कन्वेंशन। कौन सा साइन कन्वेंशन आपने सीखा, आपने साइन कन्वेंशन सीखा यहां पर कि द डायरेक्शन of displacement is to be taken as reference direction and will be considered as positive. तो पहली चीज जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो लर्निंग आउटकम है जिसको आपको समझ के चलना है, बार बार आप पाएंगे कि मैं अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूं उस पर्टिकुलर वीडियो का लर्निंग आउटकम। तो बच्चों ये एक्सपेक्टेड होता है एक किसी क्लास 11th 12th बच्चे को कि ये सारी चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम। तो इस वीडियो में, इस पोर्शन ऑफ द वीडियो में आपके पास जो लर्निंग आउटकम था वो ये समझना था कि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is considered as positive and all opposite to it will be considered as with a negative sign. तो ये एक लर्निंग आउटकम था, साइन कन्वेंशन आपने सीखा। दूसरी चीज जो आपने सीखी बच्चों वो ये सीखी हाउ टू रिजॉल्व। रेजोल्यूशन पूरी तरह से तो नहीं सीखा बट एटलीस्ट यू हैव लर्न कि रेजोल्यूशन किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज का कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका सिर्फ अभी एप्लीकेशन सीखा है। रेजोल्यूशन एग्जैक्टली आप वेक्टर्स के चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे तो उसका वीडियो आप वेक्टर्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाइए और आराम से उसको रेजोल्यूशन कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं यहाँ पर डायग्रामेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है v और ये इस पर्टिकुलर लाइन से एक एंगल बनाता है थीटा। तो वेक्टर v के दो कंपोनेंट निकलेंगे बच्चों। जिससे एंगल बनाया है उसके अलोंग हमेशा कॉस कंपोनेंट जाएगा। तो इस वेक्टर v का किससे एंगल बन रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बन रहा है, तो इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट जाएगा, v cos थीटा। और बच्चों इसके जो परपेंडिकुलर जाएगा, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज वर्टिकल v। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका v sin थीटा। तो अब मेरे पास ये वेक्टर v को रिजॉल्व कर दिया और इसके दो कंपोनेंट मिल गए, एक हुआ v cos थीटा और एक हुआ v sin थीटा। तो यहां पर आपने देखा था g जो था वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं था, डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बनाया था, 90 माइनस अल्फा का बनाया था। तो इसके दो कंपोनेंट मिले, एक g cos 90 माइनस अल्फा और एक g sin 90 माइनस अल्फा। जो g cos 90 माइनस अल्फा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल में लाया पॉइंट नंबर 3 जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और फिर हमने टाइम के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये दूसरा लर्निंग आउटकम था जो आपने इस जगह पर सीखा। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स थे इस पर्टिकुलर वीडियो के। रादर तीसरा तुम कह सकते हो द थर्ड पॉइंट दैट इफ v और a are not directed along the direction of displacement, then their components in the direction of displacement must be in the direction of displacement
must be used. ठीक बात है बच्चों, तो ये 3 लर्निंग आउटकम्स है जो इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको समझ में आ जाने चाहिए. चलिए, लेट्स रिटर्न बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन. तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. अगर कोई भी पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई कॉइन किसी मूविंग व्हीकल से ड्रॉप करते हो, जैसे कोई ट्रेन चल रही है, हॉट एयर बलून ऊपर राइज कर रहा है, उससे एक पैकेट ड्रॉप. तो ऐसी सारी सिचुएशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है ड्रॉप्ड पार्टिकल की या ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की या ड्रॉप्ड कॉइन की, वो व्हीकल की जो उस समय की वेलोसिटी, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, उसके बराबर हो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है या जो भी ड्रॉप्ड पार्टिकल है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, वो व्हीकल की जो वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे है उसके बराबर होगी. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है. क्या कहता था इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन कहता था कि बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन until and unless some external force is applied on it. इसी तरह से आपने जूनियर क्लास में एक और चीज पढ़ी थी, inertia of rest. वो क्या कहता था कि body continues to be in a state of rest until and unless some external force is being applied on it. अब यहां पर क्या है, क्योंकि कोई मूविंग व्हीकल है, कोई मूविंग हॉट एयर बलून है, मूविंग बलून, एक बलून है ऊपर जा, किस वेलोसिटी से ऊपर जा, मान लो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है. अब आप उससे एक पार्सल ड्रॉप कर देते हैं किसी इंस्टेंट पे. तो जिस इंस्टेंट पे आपने पार्सल ड्रॉप किया है, उस इंस्टेंट पे बलून की वेलोसिटी क्या थी? लेट्स से 12 मीटर पर सेकंड. तो जो पार्सल या पैकेट जो भी आपने ड्रॉप किया है, उस पैकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, वो भी 12 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी. तो ये समझना है इस फोर्थ पॉइंट में कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप ऑब्जेक्ट है, that will be equal to the velocity of the vehicle at that instant. तो ये आपका चौथा पॉइंट है. बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर आपको मिलेंगे बच्चों. आप इसी वीडियो के टॉप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको रेफरेंस मिल जाएगा इस तरह के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, और प्लीज आप उसको वहां पर देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जितने भी 4-5 पॉइंट थे इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ इलस्ट्रेट किए गए, ये आपको यहां पर समझ में आ गया. इक्वेशन ऑफ मोशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग हम यूज करेंगे. मान लीजिए मैं अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करी तो उसके एक्स एक्सिस के अलोंग के सारी चीजें होंगी. अगर पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होगा तो उसके वाई एक्सिस के अलोंग सारे कंपोनेंट्स यूज करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स एक्सिस के लिए बॉडी मूव कर रही है और मैं वाई एक्सिस की के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें. जिस एक्सिस पे मोशन हो रहा उस एक्सिस के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड है. अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यहाँ पर इसी के जो प्लेलिस्ट है इसके न्यूमेरिकल्स की, आप उसको जाके रेफर करें. उसमें तमाम 6-7 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं. वो आपको हेल्प करेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रॉपर्ली यूज करने में और आपका एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है. एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो से आपको एप्लीकेशन कैसे करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का वो समझ में आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.